पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है शक वंश, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश, चौथा ऑप्शन है शुंग वंश। तो आपको पता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहदत्त था उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसने कितना शासन किया? लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। और ये शुंग थे जो उज्जैन प्रदेश से संबंधित थे, और इनके पूर्वज थे ना, इन्होंने मौर्य वंश की जो मौर्य साम्राज्य के राजा हुए थे जैसे अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी सेवा की थी। और जो कालिदास का मालविका अग्निमित्र नाटक है ना, उसमें इस अग्निमित्र के मालविका नाम की जो एक वेश्या रहती है या फिर जो रानी की सेविका रहती है उसकी और अग्निमित्र के बारे में ही वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो अभी हमने देखा किससे संबंधित थे? उज्जैन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास लिखित मालविका अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो ये किससे है? शुंग राजवंश से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए कितने सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पहला ऑप्शन है सारनाथ लेख, दूसरा ऑप्शन है बेसनगर लेख, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या लेख, चौथा ऑप्शन है हाथी गुम्फा लेख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अयोध्या लेख। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। जो पतंजलि थे ना, वो इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। ठीक है, और इन्हीं को योग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, शुंग वंश का ये जो राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो अभी हमने पढ़ा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में संगत है? पहला पुष्यमित्र युग शुंग के सामने लिखा है पतंजलि, कनिष्क के सामने ये लिखा है मेनेंडर के सामने अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम के सामने हरिसेन। तो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। अश्वघोष है वो ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। और जो मेनेंडर है वो नागसेन से संबंधित है। इस पे क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो पतंजलि के समकालीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा शुंग, क्योंकि पाणिनि और पतंजलि अभी हमने पढ़ा जैसे कि पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे, ऐसी पाणिनि थे जिनकी रचना है अष्टाध्यायी। तो शुंगों के शासनकाल में अनेक विद्वान हुए। इस काल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि ने इसी समय लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। तो पाणिनि की सबसे पहले अष्टाध्यायी लिखी गई जिस पर पतंजलि ने एक महाभाष्य नाम का टीका लिखा था। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी आता रहता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है। पतंजलि को योग के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। और अपन के जो भारतीय 6 दर्शन है, 6 दर्शन में योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, तो उसमें एक पतंजलि किसके प्रवर्तक है? योग के प्रवर्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, वह व्याकरण ग्रंथ है और इसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इसका वर्णन नहीं है। जबकि ये जो महाभाष्य है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, इसलिए इस पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और सही आंसर इसका आ जाएगा बी। ये CDS एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। योग के आविष्कारक कौन है? तो ये अभी अपन ने देख लिया, पतंजलि है। ठीक है, रामदेव मत कर देना।
ठीक है, अब आते हैं हम सातवाहन वंश के बारे में पूछे हुए क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, अन्य सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, आगे करते हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। पुराण सातवाहनों को आंध्रवृत्त तथा आंध्र जातीय कहते हैं। ये भी कई बार आता रहता है क्वेश्चन। इसका एक नाम साहित्य में शालिवाहन वंश भी मिलता है। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। मत्स्य पुराण में गौतमीपुत्र सतकर्णी को 23वां राजा माना गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ये बहुत फेमस राजा है, इसको याद रख सकते हैं, ये 23वां राजा था। अतः सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है। ठीक है, मुख्यतः सातवाहन शासक अपने मात्र नामों से पहचाने जाते हैं, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो इसमें गौतमी इनकी माता का नाम है जबकि सतकर्णी राजा का नाम था। किंतु उनमें उत्तराधिकार पितृवंशीय थे। सातवाहनों का संदर्भ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से नहीं था, बल्कि शक शासक रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया। उसी तरह सातवाहन और शकों के बीच संघर्ष होते रहे, किंतु पुलवामा ये ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जबकि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से की गई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आंध्र, जैसा कि हमने अभी देखा। ये देखिए यूपीएससी CAPF में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों से पहचाने जाते हैं? जैसा कि मैंने अभी का बताया, जो सातवाहन वंश के राजा थे वो अपने नाम के आगे माता का नाम लिखते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी कि सातवाहन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशीय था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी कि बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सातवाहनों का था ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये पश्चिमी जो भारत है उधर ही था। तो ये आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उसका पुनर्निर्माण कराया है। तो ये गलत है, रुद्रदामन ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये सुदर्शन झील कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, सातवाहनों को पुराणों के आंध्रों के साथ तादाद समझा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपराओं का अनुकरण किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब चूंकि इसमें सही नहीं पूछा है इसलिए हम इसमें गलत का टिक लगा रहे हैं। सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। तो ये भी बिल्कुल सही है। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने शक रुद्रदामन को हराया। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी अपना आंसर हो जाएगा D, क्योंकि रुद्रदामन ने ही इनको सातवाहनों को हराया था। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? पहला ऑप्शन है टेसियस, दूसरा ऑप्शन है प्लिनी, तीसरा ऑप्शन है टॉलमी, तो जियोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन है स्ट्रैबो और पांचवा ऑप्शन है, ये चूंकि बीपीएससी का है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते थे पहले, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा E, क्योंकि यह अज्ञात के द्वारा लिखी गया था, इसके लेखक का नाम पता नहीं है। इसमें हमारे बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में वर्णन है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये लगभग 100 ये पता है कि ये लगभग कब लिखी गई है? ये लगभग 100 ईस्वी में लिखी गई है, किसी अज्ञात लेखक की रचना है। संगमकालीन दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिष्ठान एवं तगर का इसमें उल्लेख है, तथा पेरिप्लस का अज्ञात लेखक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। जो अंग्रेजों के पहले जो व्यापार होता था, अंग्रेजों आने के बाद ये समुद्र मार्ग से होने लगा था 1498 में वास्को डे गामा के भारत के खोज के बाद, लेकिन उसके पहले भी यूरोप से व्यापार होता था, लेकिन वो स्थल प्लस जल दोनों से होता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है?
धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वैज्ञानिक विकास, व्यापार और वाणिज्य। तो सही आंसर हो जाएगा व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, पहला कथन है मतलब प्राचीन समाजों के अभिजात परिवारों के बारे में इतिहास वेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये अभिलेख से प्राप्त करते ही हैं, क्योंकि कहीं बहुत सारी जगह से करते हैं, जिसमें अभिलेख भी एक है। अगला ऑप्शन है सातवाहन अभिलेख प्राय एक प्राकृतिक पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ होता है बेटा। तो ये आज भी होता है, उस समय भी होता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सातवाहन वंश का शासक ईसा पूर्व प्रथम सदी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में था। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश से होते हुए पड़ते हैं, उसके दक्षिण में, मतलब सतपुड़ा ये सब रीजन भी हो जाएगा, और उसके दक्षिण में। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक अथवा क्षिप्रक मिलता है। सातवाहन इतिहास के प्रमाणिक साधन अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक हैं। सातवाहन शासकों के अभिलेख प्रायः एक प्राकृतिक पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ होता है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो ये कहाँ राजधानी अवस्थित थी? अमरावती में थी। ठीक है, प्रतिष्ठान में थी, लेकिन ये दूसरी राजधानी फिर इधर पे हो गई थी, अमरावती में। ठीक है, अमरावती वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में शिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात है। शिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सातवाहनों की पहली राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। ठीक है, फिर इसकी राजधानी क्या बना ली गई? अमरावती बनाई गई थी। ठीक है, और जो सातवाहन वंश था ना, वो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक काल का सबसे पुराना राजवंश था। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था, जिसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण तथा वर्ण व्यवस्था का रक्षक, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, पर्वतों का स्वामी, शकों, यवनों, पल्लवों का विनाशक कहा। इतनी सारी उपाधि खुद के लिए दे के रखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिमुक निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक था? तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि सातवाहन से संबंधित था, तो ये भी देखिए रिपीट हुआ फिर से सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? सातवाहन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सबसे पुराना पूछ रहा है, तो चालुक्य, ये लगभग 700 ईस्वी के आसपास है। पल्लव ये भी नहीं है, ये भी मतलब ये 5वीं 6वीं के आसपास है। 620 ईस्वी के आसपास है। राष्ट्रकूट भी लगभग 700-800 ईसा के समय के हैं। सातवाहन इनमें सबसे पहले है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1 मिनट देख लेते हैं। ये 60 ईसा पूर्व ने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो यह भी हमने जैसे कि पढ़ा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये अपने जो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि हमने इसकी उपाधि से देखा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो सातवाहन काल में गौलिक व हौलिक क्या थे? तो पहला ऑप्शन है राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। दूसरा ऑप्शन है सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे। तीसरा ऑप्शन है गांवों में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे। चौथा ऑप्शन है व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थी। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवाहन काल में गौलिक व हौलिक राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। गौलिक या गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 35 पैदल सैनिक थे। तो ये क्या थे? राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। धन्यवाद। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप बताएं ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।